तो आज अपन लोग बात करेंगे थ्रोम्बोसिस की। तो थ्रोम्बोसिस पहले मतलब समझ जाओ, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन इनसाइड ब्लड वेसल। ठीक है, क्या होता है इसमें कि कोई भी ब्लड क्लॉट, खून का थक्का किसी भी ब्लड वेसल में अगर जम जाए तो उसी को थ्रोम्बोसिस कह देंगे और वो ऑक्लूड कर दे उस ब्लड वेसल को। ठीक, तो अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पहले तो जाननी पड़ेगी कि विर्चाउट ट्राइड क्या होता है। विर्चाउट ट्राइड, ठीक है, वो थ्रोम्बोसिस के ऊपर, जैसे आप थ्रोम्बोसिस का आपके ऊपर सवाल आता है तो आपको एक विर्चाउट ट्राइड बनाना पड़ेगा। विर्चाउट ट्राइड में क्या क्या होता है पहले तो देख लो कि यहाँ पे अल्टर्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा। देखो, जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो हम समझ सकते हैं कि अल्टर्ड ब्लड फ्लो तो होगा, स्टैसिस होगा। ठीक है ना, जैसे कोई भी, मैं मान लो कि एक ब्लड वेसल बना रहा हूँ, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया तो इस क्या होगा, यहाँ पे स्टेसिस होगा, यहाँ पे हल्का हल्का जमाव होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस से, यहाँ टर्बुलेंस से ब्लड आगे जाएगा। ठीक है ना, अल्टर्ड ब्लड फ्लो होगा, स्टेसिस हो सकता है, टर्बुलेंस हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या होगा कि हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाएगी ब्लड की जो है कोएगुबिलिटी बढ़ सकती है वर्चुअल ट्राइड में। और तीसरा क्या होगा, इंडोथीलियल इंजरी के भी कारण ये हो सकता है थ्रोम्बोसिस आपका। ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो में क्या होता है कि अगर स्टेसिस और टर्बुलेंस हुआ तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोल ऑफ इंडोथीलियम की। ठीक है ना, रोल ऑफ इंडोथीलियम, पहले इसमें ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट मतलब क्या है, एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म इसका। ठीक, एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म का क्या होता है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म से ये क्या करता है। थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करवाना है तो मैकेनिज्म क्या होता है इसके पास। तो अपना पहला मैकेनिज्म है कि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग होती है। ठीक है ना, ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये एक नेगेटिवली चार्ज कोट है। ठीक, ये क्या करता है कि रिपेल करता है प्लेटलेट को। प्लेटलेट के ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज एक कोट होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ये दूसरे प्लेटलेट्स को रिपेल करता है। ठीक, इसके कारण थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं पीजीआई टू प्रोस्टाग्लैंडिन I2 पढ़ा है। आई से हमेशा याद रखना इनिबिशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और वेजोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक, अब नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तुमने हमेशा सुना है कि पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है, तो वेजोडाइलेशन वाला इफेक्ट तो आएगा ही, और साथ ही साथ ये क्या करवाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करवाता है। क्या करवाता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कम होता है। ठीक, अब चौथी वाले पे देखते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को, जो कि फैक्टर हमारा 2A है। थ्रोम्बिन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर 2A है। ठीक है ना, फैक्टर 1 क्या है, फाइब्रिनोजन है ना। दूसरा क्या कौन सा है, थ्रोम्बिन, जो एक्टिवेटेड फैक्टर 2 है। ठीक, तो इसी को ये इनिबिट करेगा। अगर इनिबिट करेगा थ्रोम्बिन को, अगर फैक्टर 2A को इनिबिट करेगा एंटी थ्रोम्बिन, तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसी कारण से एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म में आता है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखते हैं थ्रोम्बोमोडुलिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन के साथ जो है बाइंड कर जाता है। थ्रोम्बिन हमारा फैक्टर 2A। ठीक, तो बाइंड कर गया तो ये प्रोटीन C एक होता है, लिवर से वो निकालता है। और ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन C है, ये प्रोटीन S की प्रेजेंस में ये इनिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 5 और 8। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि प्रोटीन C अगर लीवर से निकलेगा तो ये एक्टिवेटेड प्रोटीन C प्रोटीन S की मदद से ये दो फैक्टर्स को इनिबिट करता है, एक फैक्टर 5 एक फैक्टर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बोमोडुलिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, MCQ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर इनिबिट करता है, तो क्या लिख के आना है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8। दूसरे मैकेनिज्म की बात करते हैं कि थ्रोम्बोलाइटिक मैकेनिज्म, फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है ना, तो फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इंडोथीलियम में क्या होगा कि अगर इंडोथीलियम में एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये लिखा ही है कि ये प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन कराता है, एक्टिवेटर है। तो प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन किस में कराएगा, प्लाज्मिन में। और हम जैसा जानते हैं कि जो प्लाज्मिन होता है वो स्टेबल क्लॉट, यहाँ पे ये स्टेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर काटना पीटना पड़ गया, थोड़ा सा जिसको इग्नोर करना है। तो ये क्या करवाता है, प्लाज्मिन जो है स्टेबल क्लॉट को फाइब्रिन मोनोमर्स में चेंज कर देगा। और अगर ये फाइब्रिन मोनोमर्स में चेंज कर दिया तो जो है आपका एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म हो जाएगा। मतलब ये थ्रोम्बोसिस जो है प्रिवेंट कर सकता है। फाइब्रिनोलाइटिक है, लाइटिक मैकेनिज्म हो सकता है, फाइब्रिन का मोनोमर्स बना देगा स्टेबल क्लॉट से। ठीक है, तो ये भी एंटी मतलब कि थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर सकता है। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोफिलिया, देखते हैं अपन ईटियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोफिलिया। अब ईटियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोफिलिया में पहले तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी कॉजेज से होती है। ईटियोलॉजी हमेशा जानते हो कि कौन से रिस्क फैक्टर्स इसमें आते हैं। ईटियोलॉजी मतलब क्या
किससे कॉज होता है, ठीक है ना। तो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी की पहले अच्छा बात करने से पहले अपन सेकेंडरी कॉजेज देख लेते हैं। सेकेंडरी कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें अपला आता है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं सेकेंडरी कॉजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज में आपकी क्या क्या है, देखो इस तरह का तुम लोग बना लेना, ठीक है। इस तरह का तुम लोग एक फॉर्मेट में बना लेना तो सही रहता है याद करने में। एग्जाम के दौरान में कॉन्सेप्ट मैप से याद करोगे जल्दी हो जाएगा। तो सेकेंडरी कॉजेज में देख लो। सेकेंडरी कॉजेज में पहला क्या आएगा, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया हो गया तो थ्रोम्बोसिस जो है हो सकता है। अपला हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी होती है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है किसी में। एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझते हो, थ्रोम्बोसिस हो ही जाता है, जानते ही हो। हेमाटोलॉजिकल कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ किसी पेशेंट को हो गया, कोई ड्रग दे दी हमने जैसे कि ओसीपीज क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दे दिए, वो सब भी थ्रोम्बोसिस करा सकती हैं। और 4 तरह के कैंसर्स होते हैं, कैंसर्स को जो थ्रोम्बोसिस करा सकते हैं। 4 कैंसर कौन कौन से, SLAP, स्लैब से याद करोगे। किससे करोगे, स्लैब से याद करोगे। स्टमक, लंग, एडिनोकार्सिनोमा और पैनक्रियाज। कौन कौन से, स्टमक, लंग, एडिनोकार्सिनोमा और पैनक्रियाज, ठीक। और इसमें 2 चीज़ें और आती है, एक तो स्मोकिंग आपका, एक आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है ना, याद रहेगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, हाइपरलिपिडीमिया, अपला, एथेरोस्क्लेरोसिस, हेमाटोलॉजिकल कॉज, डायबिटीज, ओसीपीज, एस्ट्रोजन जो कि ड्रग्स में आएंगे, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और कैंसर कैसे याद करोगे, स्लैब से। क्या क्या है, स्टमक, लंग, एडिनोकार्सिनोमा, पैनक्रियाज। और क्या क्या होते हैं इसमें, और स्मोकिंग और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये सब क्या कॉज करेंगे आपके थ्रोम्बोसिस। अब सेकेंडरी कॉजेज में एक चीज़ और देख लो। सेकेंडरी कॉजेज में और भी आती हैं चीज़ें। तो 2 तरह के और कॉजेज होती है। हीमेटोलॉजिकल मैंने पिछले में बात की है आपसे, हीमेटोलॉजिकल में और कॉजेज हो सकती हैं। तो हीमेटोलॉजिकल कॉजेज में आपका हो सकता है CML आ जाए, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया आ जाए, पॉलीसाइथेमिया वेरा हो जाए, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया हो जाए, PNH हो जाए, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल ह्यूमन ग्लोबुलुरिया हो जाए, ये सब आप पढ़ोगे। APML हो जाए, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाए। तो इन सब केसेस में क्या होता है ना कि आपका जो है थ्रोम्बोसिस जो है बढ़ने लगता है, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक याद करना कि सेकेंडरी कॉजेज में CML, पॉलीसाइथेमिया में, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया में, ये सब में क्या होता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है। अब बात करते हैं अपन प्राइमरी कॉजेज की। तो प्राइमरी कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो एक प्राइमरी कॉजेज में देखो सबसे पहले क्या आता है, एक फैक्टर 5 लीड इन म्यूटेशन आता है, ठीक है ना। क्या आता है, फैक्टर 5 लीड इन म्यूटेशन। अब क्या होता है इसके कारण से, ये फैक्टर 5 रेजिस्टेंट टू बी इनिबिटेड। क्या होता है कि इसमें फैक्टर 5 जो होता है कि ये रेजिस्टेंट हो जाता है, ये इनिबिट होने के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, ये इनिबिट नहीं होना चाहता। अगर ये इनिबिट नहीं होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये मोस्ट कॉमन, ये सवाल आता है इसमें कि ये सबसे मोस्ट कॉमन है थ्रोम्बोफीलिया का, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया का कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन। और जीन का नाम अगर याद करना चाहो करो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। G2021 है, अगर याद रहता है ठीक, नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है कि फैक्टर 2A का एक्टिवेशन हो जाएगा। और एक्टिवेशन होगा प्रोथ्रोम्बिन जीन में, अगर म्यूटेशन होगा जाहिर सी बात है ये एक्टिवेशन के लिए जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एक देखो, अगर प्रोथ्रोम्बिन जीन मतलब नॉर्मल काम करती तो नॉर्मली इनहिबिटेड रहती है, भाई की जबरदस्ती का काहे का क्लॉट फॉर्मेशन करना। अगर इसमें जीन म्यूटेशन हो गया तो भाई वो जबरदस्ती का मतलब कि फैक्टर 2A को एक्टिव कराएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर होमोसिस्टिनीमिया की। क्या बात करते हैं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया की। अब हाइपर होमोसिस्टिनीमिया में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि फाइब्रिनोजन का एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है ना, फाइब्रिनोजन का एग्रीगेशन हो जाएगा। होमोसिस्टीन आप पढ़े ही थे वहाँ पे, अपने बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से जानते हो कि वहाँ पे होमोसिस्टीन पढ़े होगे। तो वहाँ पे क्या होता था कि फाइब्रिनोजन का एग्रीगेशन हो जाएगा, इसका मात्रा ज़्यादा हो गया है, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो गया तो क्या होगा, फाइब्रिनोजन का एग्रीगेशन ज़्यादा हो जाएगा। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। अगर देखो एंटीथ्रोम्बिन क्या करता था कि जो थ्रोम्बिन का इनिबिशन कराता था, ठीक है ना, फैक्टर 2A
थ्रोम्बिन उसका इनिबिशन कराता था। अगर इसी की डिफिशियंसी हो, फैक्टर 2 है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और क्या होगा उसके कारण से थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होने लगेगा। अब देखो प्रोटीन डिफिशियंसी और प्रोटीन सी और 14S, अगर इन दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो हमारा ये इनिबिट कर रहा था फैक्टर 5 और 8 को, पीछे मैंने देखा था, पीछे दिखाया था ना आपको, ये इनिबिट करता है फैक्टर 5 8 को। अगर अब ये इसकी डिफिशियंसी हो गई तो 5 और 8 जो फैक्टर हैं वो अपने ऑटोमेटिक एक्टिव होने लगेंगे, उससे क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक की जिसका नाम है एप्ला। सेकेंडरी कॉज में आता था, मैंने बता चुका हूँ एप्ला में क्या क्या होता है। तो एप्ला का फुल फॉर्म पहले जान लो। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी इसको कहते हैं ना, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। अब मान लो कि ये कोई प्लेटलेट है, ठीक है ना, ये कोई प्लेटलेट है, इसके ऊपर क्या है, फॉस्फोलिपिड होती है। तुम किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे जाओगे तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड होगी। अब क्या होगा, इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन गई। कि कौन सी एंटीबॉडी, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी हो गया, और इसको क्या कहते थे, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब इसके कारण से क्या होगा, ये एक्टिवेशन कराएगा इसका। अगर इसका एक्टिवेशन हो गया है, अगर इसी मतलब एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी दे दिया गया, जो फॉस्फोलिपिड लेयर को हटा दिया, या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी दे दिया, फॉस्फोलिपिड लेयर को हटा दिया, तो क्या करवा देगा, थ्रोम्बोसिस करवा देगा। नॉर्मल सी बात है यार, ठीक है ना। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है ना। वेनस एंड आर्टिकल थ्रोम्बोसिस एक लीड कर सकता है। इसकी बात मैं आगे करूंगा टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस पे, ठीक है ना। तो वीनस एंड आर्टिकल थ्रोम्बोसिस कॉज करा सकता है। और वीनस अगर थ्रोम्बोसिस होगा तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि यहाँ पे जो है अबॉर्शंस थोड़े से कॉमन हो जाएंगे, अबॉर्शंस कॉमन हो जाएंगे, प्री टर्म डिलीवरी होने लगेगी, मतलब कि इन ऑल बैड ऑप्स हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक्स की हिस्ट्री जो है बहुत खराब होगी प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की। तो लैब डायग्नोसिस में तुम देखो लॉजिकल सोचोगे तो लॉजिकल आंसर मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेटलेट जो है कम ही होगा यार, क्योंकि थ्रोम्बस बन रहा है तो प्लेटलेट कम होगा, तो क्या होगा, पहला कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और क्या होगा, दूसरा लॉजिकल सोचो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, एपीटीटी बढ़ जाएगा, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे जो भी होते हैं सब, ये दोनों किसके लिए होते हैं, एक इंट्रिंसिक के लिए होता है, एक एक्सट्रिंसिक के लिए होता है। तो अगर देखो, अगर प्लेटलेट ही कम हो गया तो भाई तुम क्या समझते हो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटीटी जो दोनों बढ़ जाएगा, पीटी और पीटीटी। ये फॉस्फोलिपिड बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये भी याद रखना। अब इसमें 3 तरह की एंटीबॉडी होती है, 3 तरह की एंटीबॉडी होती है। कौन कौन सी, एक ल्यूपस एंटीकोगुलेंट होता है, एक एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होता है, और एक एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी होता है। कौन कौन सी एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन डीआईसी की, ठीक, और उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस की। तब तक के लिए यार देखते रहो और डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलता ही है तुम्हें, ठीक है ना। चलो बाय।